अदब की दुनिया में बाज़ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर बहुत मामूली चीज़ों के गिर्द घूमती हैं, मगर उन्हीं मामूली चीज़ों में ज़िंदगी की सबसे बड़ी महरूमियाँ, सबसे गहरी ख्वाहिशें और इंसान की सबसे खामोश शिकस्तें छुपी होती हैं। कुछ अफसाने शोर मचाकर नहीं, बल्कि आहिस्तगी से दिल पर दस्तक देकर अपना असर छोड़ते हैं और फिर देर तक कारी के अंदर एक खामोश उदासी की सूरत जिंदा रहते हैं। हमारा मानना है कि किताब जो है वो हम सफर है, किताब जो है जिंदगी। बलूचिस्तान की अवामी दास्तानों में हानी और शह मुरीद गालिबन सबसे पुरानी तरह लोग किताबों से जुड़ जाएं। इल्म ये सन 1951 की बात है कि मैंने शायद अहमद दहलवी की ज़बानी उन यादों की दिलचस्प। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ बाहली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों साहिबों, मैं हूं आरिफ बाहलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलती किताबें, जिसमें हम उर्दू अफसाने और फिक्शन की बड़ी आवाज़ों को उनकी नुमाइंदा तख्लीक़ात के ज़रिए आपके सामने लाते हैं। आज हम जिस अफसाने का जिक्र करने जा रहे हैं वो उर्दू अफसाने के एक ऐसे अजीम फ़नकार की तख्लीक़ है जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी के छोटे छोटे दुखों, घरेलू उलझनों, मुआशी तंगी और दिल की नाजुक कैफियतों को निहायत सादगी मगर गहरी असर आफरीनी के साथ अदब का हिस्सा बनाया। और वो हैं राजिंदर सिंह बेदी और उनका निहायत मारूफ और दिल में उतर जाने वाला अफसाना गरम कोट। गरम कोट एक ऐसी कहानी है जिसमें एक कोट महज लिबास नहीं रहता, बल्कि इंसानी ज़रूरत, खुददारी, महरूमी और छोटे मुतवस्सित तबके की पूरी जिंदगी का इस्तारा बन जाता है। बेदी ने इस अफसाने में जिस बारीकी के साथ मुआशी तंगी, मियाँ बीवी के ताल्लुक, रोज़मर्रा की थकन और एक आम आदमी की खामोश ख्वाहिशों को पेश किया है, वो इस कहानी को महज एक घरेलू वाक़या नहीं रहने देता, बल्कि इसे हमारे समाजी और इंसानी तजुर्बे का हिस्सा बना देता है। आइए आज राजिंदर सिंह बेदी के अफसाने गरम कोट को सिर्फ एक ज़रूरतमंद इंसान की कहानी के तौर पर नहीं, बल्कि गुर्बत, खुददारी, घरेलू मोहब्बत और जिंदगी की छोटी मगर गहरी महरूमियों के एक बेहद मौसर और फिक्रअंगेज बयान के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा है कि महराजुद्दीन टेलर मास्टर की दुकान पर बहुत से उम्दा उम्दा सूट आवेजा होते हैं। उन्हें देखकर अक्सर मेरे दिल में ख्याल पैदा होता है कि मेरा अपना गरम कोट बिल्कुल फट गया है और इस साल हाथ तंग होने के बावजूद मुझे एक नया गरम कोट जरूर सिलवा लेना चाहिए। टेलर मास्टर की दुकान के सामने से गुजरने या अपने महकमे की तफरी क्लब में जाने से गुरेज करूं तो मुमकिन है मुझे गरम कोट का ख्याल भी ना आए, क्योंकि क्लब में जब संता सिंह और यजदानी के कोटों के नफीस वर्स्टेड मेरे समंदे ख्याल पे ताजियाना लगाते हैं तो मैं अपने कोट की बोसीदगी को शदीद तौर पर महसूस करने लगता हूं, यानी वो पहले से कहीं ज्यादा फट गया है। बीवी बच्चों को पेट भर रोटी खिलाने के लिए मुझसे मामूली क्लर्क को अपनी बहुत सी जरूरियात तक करना पड़ती हैं और उन्हें जिगर तक पहुंचती हुई सर्दी से बचाने के लिए खुद मोटा झूठा पहनना पड़ता है। ये गरम कोट मैंने पार साल दिल्ली दरवाजे से बाहर पुराने कोटों की एक दुकान से मोल लिया था। कोटों के सौदागर ने पुराने कोटों की सैकड़ों गांठें किसी मरंजा मरंज एंड कंपनी कराची से मंगवाई थी। मेरे कोट में नकली सिल्क के अस्तर से बनी हुई अंदरूनी जेब के नीचे मरंजा मरंज एंड को का लेबल लगा हुआ था, मगर कोट मुझे मिला बहुत सस्ता। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, और मेरा कोट हमेशा ही फटा रहता था। इस दिसंबर की एक शाम को तफरी क्लब से वापस आते हुए मैं इरादतन अनारकली से गुजरा। उस वक्त मेरी जेब में 10 रुपए का नोट था। आटा, दाल, ईंधन, बिजली, बीमा कंपनी के बिल चुका देने पर मेरे पास वही 10 का नोट बच रहा था। जेब में दाम हो तो अनारकली में से गुजरना मायूब नहीं। उस वक्त अपने आप पर गुस्सा भी नहीं आता, बल्कि अपनी जात कुछ भली मालूम होती है। उस वक्त अनारकली में चारों तरफ सूट ही सूट नजर आ रहे थे और साड़ियां। चंद साल से हर नत्थु खैरा सूट पहनने लगा था। मैंने सुना है गुज़िश्ता चंद साल में कई टन सोना हमारे मुल्क से बाहर चला गया है। शायद इसीलिए लोग जिस्मानी ज़ेबाइश का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। नए नए सूट पहनना और खूब शान से रहना हमारे अफलास का बदी ही सबूत है, वरना जो लोग सचमुच अमीर हैं ऐसी शान व शौकत और ज़ाहिरी तकल्लुफ़ की चंदा परवाह नहीं करते। कपड़े की दुकान में वर्स्टेड के थानों के थान खुले पड़े थे।
उन्हें देखते हुए मैंने कहा, क्या मैं इस महीने के बचे हुए 10 रुपयों में से कोट का कपड़ा खरीद कर बीवी बच्चों को भूखा मारूं? लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरे दिल में नए कोट के नापाक ख्याल का रद्देअमल शुरू हुआ। मैं अपने पुराने गर्म कोट का बटन पकड़कर उसे बल देने लगा। चूंकि तेज तेज चलने से मेरे जिस्म में हरारत आ गई थी, इसलिए मौसम की सर्दी और इस किस्म के खारिजी असरात मेरे कोट खरीदने के इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाने से कासिर रहे। मुझे तो उस वक्त अपना वो कोट भी सरासर मुकल्लफ नजर आने लगा। ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा है, जो शख्स हकीकतन अमीर हों वो ज़ाहिरी शान की चंदा फिक्र नहीं करते। जो लोग सचमुच अमीर हों उन्हें तो फटा हुआ कोट बल्कि कमीज भी तकल्लुफ में दाखिल समझनी चाहिए। तो क्या मैं सचमुच अमीर था कि? मैंने घबरा कर जाती तज्जिया छोड़ दिया और बमुश्किल 10 का नोट सही सलामत लिए घर पहुंचा। शम्मी मेरी बीवी मेरी मुंतजिर थी। आटा गूंदते हुए उसने आग फूंकनी शुरू कर दी। कमबख्त मंगल सिंह ने इस दफा लकड़ियां गीली भेजी थीं। आग जलने का नाम ही नहीं लेती थी। ज्यादा फूंके मारने से गीली लकड़ियों में से और भी ज्यादा धुआं उठा। शम्मी की आंखें लाल अंगारा हो गईं। उनसे पानी बहने लगा। कमबख्त कहीं का मंगल सिंह, मैंने कहा। इन पुरनम आंखों के लिए मंगल सिंह तो क्या, मैं तमाम दुनिया से जंग करने पर आमादा हो जाऊं। बहुत तगदौ के बाद लकड़ियां आहिस्ता आहिस्ता चटकने लगी। आखिर उन पुरनम आंखों के पानी ने मेरे गुस्से की आग बुझा दी। शम्मी ने मेरे शाने पर सर रखा और मेरे फटे हुए गर्म कोट में पतली पतली उंगलियां दाखिल करती हुई बोली, अब तो ये बिल्कुल काम का नहीं रहा। मैंने धीमी सी आवाज से कहा, हां, सी दूं? यहां से सी दो। अगर कोई एक आध तार निकल कर रफू कर दो तो क्या ही कहने हैं। कोट को उल्टाते हुए शम्मी बोली, अस्तर को तो मुई टड्डियां चाट रही हैं। नकली रेशम का है ना, ये देखिए। मैंने शम्मी से अपना कोट छीन लिया और कहा, मशीन के पास बैठने की बजाय तुम मेरे पास बैठो शम्मी। देखती नहीं हो दफ्तर से आ रहा हूं। यह काम तुम उस वक्त कर लेना जब मैं सो जाऊं। शम्मी मुस्कुराने लगी। वो शम्मी की मुस्कुराहट और मेरा फटा हुआ कोट। शम्मी ने कोट को खुद ही एक तरफ रख दिया। बोली, मैं खुद भी इस कोट की मरम्मत करते करते थक गई हूं। इसे मरम्मत करने में इस गीले ईंधन को जलाने की तरह जान मारनी पड़ती है। आंखें दुखने लगती हैं। आखिर आप अपने कोट के लिए कपड़ा क्यों नहीं खरीदते? मैं कुछ देर सोचता रहा। यूं तो मैं अपने कोट के लिए कपड़ा खरीदना गुनाह ख्याल करता था, मगर शम्मी की आंखें, इन आंखों को तकलीफ से बचाने के लिए मैं मंगल सिंह को तो क्या, तमाम दुनिया से जंग करने पर आमादा हो जाऊं। वर्स्टेड के थानों के थान खरीद लूं। नए गर्म कोट के लिए कपड़ा खरीदने का ख्याल दिल में पैदा हुआ ही था कि पुष्पा मुन्नी भागती हुई कहीं से आ गई। आते ही बरामदे में नाचने और गाने लगी। उसकी हरकत कथकली मदिरा से ज्यादा कैफ अंगेज थी। मुझे देखते हुए पुष्पा मुन्नी ने अपना नाच और गाना खत्म कर दिया और बोली, बाबूजी आप आ गए। आज बड़ी बहन जी ने कहा था कि मेजपोश के लिए 2 सूती लाना और गर्म कपड़े पर काट सिखाई जाएगी। गुनिया माप के लिए और गर्म कपड़ा। चूंकि उस वक्त मेरे गर्म कोट खरीदने की बात हो रही थी, शम्मी ने जोर से एक चपत उसके मुंह पर लगाई और बोली, इस जन्म जली को हर वक्त कुछ ना कुछ खरीदना ही होता है। मुश्किल से इन्हें कोट सिलवाने पर राजी कर रही हूं। वो पुष्पा मुन्नी का रोना और मेरा नया कोट। मैंने खिलाफे आदत ऊंची आवाज से कहा, शम्मी। शम्मी कांप गई। मैंने गुस्से से आंखें लाल करते हुए कहा, मेरे इस कोट की मरम्मत कर दो, अभी किसी तरह करो, ऐसे जैसे रो पीट कर मंगल सिंह की गीली लकड़ी जला लेती हो। तुम्हारी आंखें, हां याद आया, देखो तो पुष्पा मुन्नी कैसे रो रही है। पोपी बेटा इधर आओ ना, इधर आओ मेरी बच्ची। क्या कहा था तुमने? बोलो तो। 2 सूती, गुनिया माप के लिए और काट सीखने को गर्म कपड़ा। बच्चू नन्ना भी तो ट्राइसाइकिल का राग अलापता है और गुब्बारे के लिए मुचलता वो सो गया होगा ना। उसे गुब्बारा ना ले दोगी तो मेरा कोट सिल जाएगा, है ना? कितना रोया होगा ना बेचारा। शम्मी कहां है बच्चू? जी सो रहा है। शम्मी ने सहमे हुए जवाब दिया। अगर मेरे गर्म कोट के लिए तुम इन मासूमों से ऐसा सलूक करोगी तो मुझे तुम्हारी आंखों की परवाह ही क्या है? फिर मैंने दिल में कहा, क्या ये सब कुछ मेरे गर्म कोट के लिए हो रहा है?
शम्मी सच्ची है या मैं सच्चा हूं? पहले मैंने कहा दोनों, मगर जो सच्चा होता है उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है। मैंने खुद ही दबते हुए कहा, तुम खुद भी तो उस दिन काफूरी रंग के मीनाकार कांटों के लिए कह रही थी। हाँ जी, कह तो रही थी, मगर उस वक्त तो मुझे अपने गरम कोट की जेब में 10 रुपए का नोट एक बड़ा खजाना मालूम हो रहा था। दूसरे दिन शम्मी ने मेरा कोट कोहनियों पर से रफू कर दिया। एक जगह जहां पर से कपड़ा बिल्कुल उड़ गया था, सफाई और एहतियात से काम लेने के बावजूद सिलाई पर बदनुमा सलवटें पड़ने लगी। उस वक्त महराज दीन टेलर मास्टर की दुकान मेरे जहन में घूमने लगी और ये मेरे तखय्युल की पुख्ताकारी थी। मेरे तखय्युल की पुख्ताकारी अक्सर मुझे मुसीबत में डाले रखती है। मैंने दिल में कहा, महराज दीन की दुकान पर ऐसे सूट भी तो होते हैं जिन पर सिलाई समेत 100 रुपए से भी ज्यादा लागत आती है। मैं एक मामूली क्लर्क हूं, उसकी दुकान में लटके हुए सूटों का तस्वुर करना इब्स है, इब्स। मुझे फारिग पाकर शम्मी मेरे पास आ बैठी और हम दोनों खरीदी जाने वाली चीजों की फहरिस्त बनाने लगे। जब माँ बाप इकट्ठे होते हैं तो बच्चे भी आ जाते हैं। पुष्पा, मुन्नी और बच्चू आ गए, आंधी और बारिश की तरह शोर मचाते हुए। मैंने शम्मी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि यूं ही काफूरी रंग के मीनाकार कांटे सबसे पहले लिखे। अचानक रसोई की तरफ मेरी नजर उठी। चूल्हे में लकड़ियां धड़ धड़ जल रही थीं और इधर शम्मी की आंखें भी 2 चमके हुए सितारों की तरह रोशन थी। मालूम हुआ कि मंगल सिंह गीली लकड़ियां वापस ले गया है। वो शहतूत के डंडे जल रहे हैं और खोखा। शम्मी ने कहा, और उपले? जी हां, उपले भी। मंगल सिंह देवता है। शायद मैं भी अनकरीब गरम कोट के लिए अच्छा सा वर्स्टेट खरीद लूं, ताकि तुम्हारी आंखें यूं ही चमकती रहें, इन्हें तकलीफ ना हो। इस माह की तनख्वाह में तो गुंजाइश नहीं, अगले माह जरूर। जी हां, जब सर्दी गुजर जाएगी। पुष्पा, मुन्नी ने कई चीजें लिखाई। 2 सूती गुनिया माप के लिए गरम ब्लेजर सब्ज रंग का, 1 गज मुरब्बा, डीएमसी के गोले, गोटे की मगजी और अमरतियां और बहुत से गुलाब जामुन। मुई ने सब कुछ ही तो लिखवा दिया। मुझे दायमी कब्ज थी। मैं चाहता था कि यूनानी दवाखाने से अतरीफल जमानी का एक डब्बा भी ला रखूं। दूध के साथ थोड़ा सा पीकर सो जाया करूंगा, मगर मुई पुष्पा ने उसके लिए गुंजाइश ही कहां रखी थी। और जब पुष्पा मुन्नी ने कहा गुलाब जामुन, तो उसके मुंह में पानी भर आया। मैंने कहा, सबसे जरूरी चीज तो यही है। शहर से वापस आने पर मैं गुलाब जामुन वहां छुपा दूंगा जहां सीढ़ियों में बाहर जमादार अपना दूध का कलसा रख दिया करता है, और पुष्पा मुन्नी से कहूंगा कि मैं तो लाना ही भूल गया तुम्हारे लिए गुलाब जामुन। ओहो, उस वक्त उसके मुंह में पानी भर आएगा और गुलाब जामुन ना पाकर उसकी अजीब कैफियत होगी। फिर मैंने सोचा, बच्चू भी तो सुबह से गुब्बारे और ट्राइसाइकिल के लिए जिद कर रहा था। मैंने एक मर्तबा अपने आप से सवाल किया, अतरीफल जमानी? शम्मी बच्चू को पुकारते हुए कह रही थी, बच्चू बेटी को ट्राइसाइकिल ले दूंगी अगले महीने। बच्चू चिल्लाया करेगी और पोपी मुन्ना नहीं मिलेगा। और मैंने शम्मी की आंखों की कसम खाई कि जब तक ट्राइसाइकिल के लिए 6-7 रुपए जेब में ना हो, मैं नीले गुंबद के बाजार से नहीं गुजरूंगा। इसलिए कि दाम ना होने की सूरत में नीले गुंबद के बाजार से गुजरना बहुत मायूब है। खामखा अपने आप पर गुस्सा आएगा, अपनी जात से नफरत पैदा होगी। उस वक्त शम्मी बेल्जियमी आईने की बैजबी टुकड़े के सामने अपने काफूरी सफेद सूट में खड़ी थी। मैं चुपके से उसके पीछे जा खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं बताऊं तुम इस वक्त क्या सोच रही हो? बताओ तो जानूं। तुम सोच रही हो काफूरी सफेद सूट के साथ वो काफूरी रंग के मीनाकार कांटे पहनकर जिलेदार की बीवी के यहां जाऊं तो दंग रह जाए। नहीं तो? शम्मी ने हंसते हुए कहा, आप मेरी आंखों के मद्दा होते तो कभी का गरम। मैंने शम्मी के मुंह पर हाथ रख दिया। मेरी तमाम खुशी बेबसी में बदल गई। मैंने आहिस्ता से कहा, बस इधर देखो, अगले महीने जरूर खरीद लूंगा। जी हां, जब सर्दी। फिर मैं अपनी उस हसीन दुनिया को, जिसकी तख्लीक पर महज 10 रुपए सर्फ हुए थे, तस्वुर में बसाए बाजार चला गया। मेरे सिवा अनारकली से गुजरने वाले हर जी इज्जत आदमी ने गरम सूट पहन रखा था। लाहौर के एक लहीम और शहीम जेंटलमैन की गर्दन नेक टाई और मुकल्लफ कॉलर के सबब मेरे छोटे भाई के पालतू बिल्ली कुत्ते टाइगर की गर्दन की तरह अकड़ी हुई थी। मैंने उन सूटों की तरफ देखते हुए कहा, लोग सचमुच बहुत मुफलिस हो गए हैं। इस महीने ना मालूम कितना सोना चांदी हमारे मुल्क से बाहर चला गया है।
कांटों की दुकान पर मैंने कई चूड़ियां कांटे देखे। अपने तखय्युल की पुख्ताकारी से मैं शम्मी की काफूरी सफ़ेद सूट में मलबूस जहनी तस्वीर को कांटे पहनाकर पसंद या नापसंद कर लेता। काफूरी सफ़ेद सूट, कापूरी मीनाकार कांटे, कसरत अक़साम के बायस मैं एक भी न मुंतखब कर सका। उस वक्त बाजार में मुझे यज़दानी मिल गया, वो तफरी क्लब से जो दरअसल ट्रेल क्लब थी। 15 रुपए जीत कर आया था। आज उसके चेहरे पर अगर सुर्खी और बशाशत की लहरें दिखाई देती थीं तो कुछ ताज्जुब की बात न थी। मैं एक हाथ से अपनी जेब की सलवटों को छुपाने लगा। निचली बाईं जेब पर 1 रुपए के बराबर कोट से मिलते हुए रंग का पैबंद बहुत ही नामाजूं दिखाई दे रहा था। मैं उसे भी एक हाथ से छुपाता रहा। फिर मैंने दिल में कहा, क्या अजब यज़दानी ने मेरे शाने पर हाथ रखने से पहले मेरी जेब की सलवटें और वो रुपए के बराबर कोट के रंग का पैबंद देख लिया हो। इसका भी रद्द अमल शुरू हुआ और मैंने दलेरी से कहा, मुझे क्या परवाह है, यज़दानी मुझे कौन सी थैली बख्श देगा। और इसमें बात ही क्या है। यज़दानी और संता सिंह ने बारहा मुझसे कहा है कि वो रिफत ज़हनी की ज्यादा परवाह करते हैं और वर्स्टिट की कम। मुझसे कोई पूछे, मैं वर्स्टिट की ज्यादा परवाह करता हूं, रिफत ज़हनी की कम। यज़दानी रुखसत हुआ और जब तक वो नजर से ओझल ना हो गया मैं गौर से उसके कोट के नफीस वर्स्टिट को पुश्त की जानिब से देखता रहा। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे पुष्पा मुन्नी के गुलाब जामुन और अमरतियां खरीदनी चाहिए, कहीं वापसी पर सचमुच भूल ही ना जाऊं। घर पहुंचकर उन्हें छुपाने से खूब तमाशा रहेगा। मिठाई की दुकान पर खोलते हुए रोगन में कचोरियां खूब फूल रही थीं। मेरे मुंह में पानी भर आया, इस तरह जैसे गुलाब जामुन के तखय्युल से पुष्पा मुन्नी के मुंह में पानी भर आया था। कब्ज और अतरीफल जमानी के ख्याल के बावजूद मैं सफेद पत्थर की मेज पर कोहनियां टिकाकर बहुत रगबत से कचोरियां खाने लगा। हाथ धोने के बाद जब पैसों के लिए जेब टटोली तो उसमें कुछ भी न था। 10 का नोट कहीं गिर गया था। कोट की अंदरूनी जेब में एक बड़ा सुराख हो रहा था। नकली रेशम को टिड्डियां चाट गई थी। जेब में हाथ डालने पर उस जगह जहां मरंजा मरंज एंड कंपनी का लेबल लगा हुआ था मेरा हाथ बाहर निकल आया। नोट वहीं से बाहर गिर गया होगा। एक लम्हे में मैं यूं दिखाई देने लगा जैसे कोई भोली सी भेड़ अपनी खूबसूरत पशम उतर जाने पर दिखाई देने लगती है। हलवाई भांप गया, खुद ही बोला, कोई बात नहीं बाबूजी, पैसे कल आ जाएंगे। मैं कुछ ना बोला, कुछ बोल ही ना सका। सिर्फ इजहार तशक्कुर के लिए मैंने हलवाई की तरफ देखा। हलवाई के पास ही गुलाब जामुन चाशनी में डूबे पड़े थे। रोगन में फूलती हुई कचोरियों के धुएं में से आतिशी सुर्ख अमरतियां जिगर पर दाग लगा रही थीं और जहन में पुष्पा मुन्नी की धुंधली सी तस्वीर फिर गई। मैं वहां से बादामी बाग की तरफ चल दिया और आध पौन घंटे के करीब बादामी बाग की रेलवे लाइन के साथ साथ चलता रहा। इस अरसे में जंक्शन की तरफ से एक मालगाड़ी आई। उसके 5 मिनट बाद एक शंट करता हुआ इंजन जिसमें से दहकते हुए सुर्ख कोयले लाइन पर गिर रहे थे। मगर उस वक्त करीब ही की सॉल्ट रिफाइनरी में से बहुत से मजदूर ओवर टाइम लगाकर वापस लौट रहे थे। मैं लाइन के साथ साथ दरिया के पुल की तरफ चल दिया। चांदनी रात में सर्दी के बावजूद कॉलेज के चंद मनचले नौजवान कश्ती चला रहे थे। कुदरत ने अजीब सजा दी है मुझे, मैंने कहा। पुष्पा मुन्नी के लिए गोटे की मगजी, 2 सूती, गुलाब जामुन और शम्मी के लिए काफूरी मीनाकार कांटे न खरीदने से बढ़कर कोई गुनाह सरजद हो सकता है। इस बेरहमी और बेदर्दी से मेरी एक हसीन मगर बहुत सस्ती दुनिया बर्बाद कर दी गई है। जी तो चाहता है कि मैं भी कुदरत का एक शाहकार तोड़ फोड़ के रख दूं। मगर पानी में कश्तीरान लड़का कह रहा था, इस मौसम में तो रावी का पानी घुटने घुटने से ज्यादा कहीं नहीं होता। सारा पानी तो ऊपर से अपरबारी दुआब ले लेती है और यूं भी आजकल पहाड़ों पर बर्फ नहीं पिघलती। दूसरे ने कहा। मैं नाचार घर की तरफ लौटा और निहायत बेदिली से जंजीर हिलाई। मेरी ख्वाहिश और अंदाजे के मुताबिक पुष्पा, मुन्नी और बच्चू नन्ना बहुत देर हुई दहलीज से उठकर बिस्तरों में जा सोए थे। शम्मी चूल्हे के पास शहतूत के नीम जान कोयलों को तापती हुई कई मरतबा ऊंगी और कई मरतबा चौंकी थी। वो मुझे खाली हाथ देखकर ठिठक गई। उसके सामने मैंने चोर जेब के अंदर हाथ डाला और लेबल के नीचे से निकाल लिया। शम्मी सब कुछ समझ गई। वो कुछ ना बोली, कुछ बोल ही ना सकी। मैंने कोट खूंटी पर लटका दिया। मेरे पास ही दीवार का सहारा लेकर शम्मी बैठ गई और हम दोनों सोते हुए बच्चों और खूंटी पर लटकते हुए गर्म कोट को देखने लगे। अगर शम्मी ने मेरा इंतजार किए बगैर वो काफूरी सूट बदल लिया होता तो शायद मेरी हालत इतनी मुतगय्यर ना होती।
यजदानी और संता सिंह तफरी क्लब में प्रेल खेल रहे थे। उन्होंने 2-2 घूंट पी रखी थी। मुझसे भी पीने के लिए इसरार करने लगे, मगर मैंने इनकार कर दिया, इसलिए कि मेरी जेब में दाम न थे। संता सिंह ने भी अपनी तरफ से 1-8 घूंट जबरदस्ती मुझे भी पिला दिया, शायद इसलिए कि वो जान गए थे कि इसके पास पैसे नहीं हैं, या शायद इसलिए कि वो रिफत ज़हनी की वर्स्टेड से ज्यादा परवाह करते थे। अगर मैं घर में उस दिन शम्मी को वही काफूरी सफेद सूट पहने हुए देख कर ना आता तो शायद प्रेल में किस्मत आजमाई करने को मेरा जी भी ना चाहता। मैंने कहा, काश मेरी भी जेब में 1-2 रुपए होते। क्या अजब था कि मैं बहुत से रुपए बना लेता। मगर मेरी जेब में तो कुल 3.25 आने थे। यजदानी और संता सिंह निहायत उम्दा वर्स्टेड के सूट पहने नेक आलम क्लब के सेक्रेटरी से झगड़ रहे थे। नेक आलम कह रहा था कि वो तफरी क्लब को प्रेल क्लब और बार बनते हुए कभी नहीं देख सकता। उस वक्त मैंने एक मायूस आदमी के मखसूस अंदाज में जेब में हाथ डाला और कहा, बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीदना कुदरत के नजदीक गुनाह है। इस हिसाब से प्रेल खेलने के लिए तो उसे अपनी गिरह से दाम दे देने चाहिए। अंदरूनी कीसा बाईं निचली जेब कोट में पुश्त की तरफ मुझे कोई कागज सरकता हुआ मालूम हुआ। उसे सरकाते हुए मैं दाईं जेब के सुराख के नजदीक जा निकला। वो 10 रुपए का नोट था, जो उस दिन अंदरूनी जेब की तह के सुराख में से गुजरकर कोट के अंदर ही गुम हो गया था। उस दिन मैंने कुदरत से इंतकाम लिया। मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक प्रेल व्रेल ना खेला, नोट को मुट्ठी में दबाए घर की तरफ भागा। अगर उस दिन मेरा इंतजार किए बगैर शम्मी ने वो काफूरी सूट बदल लिया होता तो मैं खुशी से यूं दीवाना कभी ना होता। हाँ, फिर चलने लगा वही तखय्युल का दौर। गोया एक हसीन से हसीन दुनिया की तख्लीक में 10 रुपए से ऊपर एक दमड़ी भी खर्च नहीं आती। जब मैं बहुत सी चीजों की फहरिस्त बना रहा था, शम्मी ने मेरे हाथ से कागज छीन कर पुर्जे पुर्जे कर दिया और बोली, इतने कले मत बनाइए, फिर नोट को नजर लग जाएगी। फिर मैंने कहा, एक बात है शम्मी, मुझे डर है कि नोट फिर कहीं मुझसे गुम ना हो जाए। तुम्हारी खेमू पड़ोसन बाजार जा रही है, उसके साथ जाकर तुम ये सब चीजें खुद ही खरीद लाओ। काफूरी मीनाकार कांटे, डीएमसी के गोले, मगजी और देखो पोपी मुन्ना के लिए गुलाब जामुन जरूर लाना, जरूर। शम्मी ने खेमू के साथ जाना मंजूर कर लिया और उस शाम शम्मी ने कश्मीर का एक नहायत उम्दा सूट पहना। बच्चों के शोर व गौगा से मेरी तबीयत बहुत घबराती है, मगर उस दिन मैं अरसे तक बच्चू नन्हे को उसकी मां की गैर हाजिरी में बहलाता रहा। वो रसोई से ईंधन की कोल की, गुसल खाने की नीम छत पर सब जगह उसे ढूंढता फिरा। मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, वो ट्राईसाइकिल लेने गई है। नहीं जाने दो, ट्राईसाइकिल गंदी चीज होती है। आखथू, गुब्बारा लाएगी बीबी तुम्हारे लिए, बहुत खूबसूरत गुब्बारा। बच्चू बेटी ने मेरे सामने थूक दिया, बोली, ए गंदी। मैंने कहा, कोई देखे तो, कैसा बेटियों जैसा बेटा है। पुष्पा मुन्नी को भी मैंने गोद में ले लिया और कहा, पोपी मुन्ना आज गुलाब जामुन जी भर कर खाएगी ना। उसके मुंह में पानी भर आया। वो गोदी से उतर पड़ी और बोली, ऐसा मालूम होता है जैसे एक बड़ा सा गुलाब जामुन खा रही हूं। बच्चू रोता रहा। पुष्पा मुन्नी कथकली मदिरा से ज्यादा हसीन नाच बरामदे में नाचती रही। मुझे मेरे तखय्युल की परवाज से कौन रोक सकता था। कहीं मेरे तखय्युल के कले जमीन पर ना आ रहे, इसी डर से तो मैंने शम्मी को बाजार भेजा था। मैं सोच रहा था, शम्मी अब घोड़े अस्पताल के करीब पहुंच चुकी होगी, अब कॉलेज रोड की नुक्कड़ पर होगी, अब गंदे इंजन के पास। और एक निहायत धीमे अंदाज से जंजीर हिली। शम्मी सचमुच आ गई थी दरवाजे पर। शम्मी अंदर आते हुए बोली, मैंने 2 रुपए खेमू से उधार लेकर भी खर्च कर डाले हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं। फिर बच्चू, पोपी, मुन्ना और मैं तीनों शम्मी के आगे पीछे घूमने लगे, मगर शम्मी के हाथ में एक बंडल के सिवा कुछ ना था। उसने मेज पर बंडल खोला। वो मेरे कोट के लिए बहुत नफीस वर्स्टेड था। पुष्पा मुन्नी ने कहा, बीबी मेरे गुलाब जामुन। शम्मी ने जोर से एक चपत उसके मुंह पर लगा दी। दोस्तों साहिबों, गरम कोट महज एक अफसाना नहीं, यह उस जिंदगी का आईना है जहां बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं बल्कि छोटी छोटी जरूरतें भी बाज़ औक़ात इंसान के लिए ख्वाब बन जाती हैं।
राजेंद्र सिंह बेदी ने इस कहानी में जिस सादगी, दर्दमंदी और नफ्सियाती बारीकी के साथ एक आम आदमी की दुनिया को पेश किया है, वो इस अफसाने को महज एक किस्सा नहीं रहने देता, बल्कि एक जीता जागता इंसानी तजुर्बा बना देता है। इस अफसाने की असल कुव्वत शायद यही है कि ये जिंदगी की बड़ी तलखियों को किसी खतीबाना अंदाज में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की मामूली जरूरतों के जरिए हमारे सामने लाता है। एक गर्म कोट की ख्वाहिश यहां सिर्फ सर्दी से बचने की ख्वाहिश नहीं रहती, बल्कि इज्जत, आसूदगी, सुकून और इंसानी वकार की भी अलामत बन जाती है। यही बेदी का कमाल है कि वो आम जिंदगी के आम मनाजिर में ऐसी मानवियत पैदा कर देते हैं जो दिल पर देर तक सब्त रहती है। गरम कोट हमें यह भी सिखाता है कि बड़ा अदब हमेशा गैर मामूली वाकयात से नहीं बनता। बाज़ औक़ात एक फटा हुआ लिबास, एक छोटा सा घर, एक खामोश रिश्ता और एक अधूरी ख्वाहिश ही वो सच बयान कर जाती है जिसे पूरी किताबें भी अदा नहीं कर पाती। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली नशिस्त में आप किस बड़े अफसाना निगार और किस नुमाइंदा अफसाने को सुनना चाहेंगे। मैं हूं आरिफ बा हलीम और आप देख रहे थे प्रोग्राम बोलती किताबें। सलामत रहें।